नमस्कार, मधुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हेमंत शर्मा। आज हम आपको इस कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो नन्ही कलाकार तो है, लेकिन बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े एड फिल्म्स किया, सरकार के लिए कई स्वच्छता की एड फिल्म्स की, योजनाओं के लिए उन्होंने कार्य किया और यही कारण है कि उन्हें इंदौर की स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। साथ ही कई बड़े बैनर्स जिसमें हॉलीवुड फिल्में शामिल है उसमें काम किया। हाल ही में आने वाली फिल्म आलिया भट्ट की जो बहुत ही चर्चित फिल्म है गंगूबाई, उसमें भी हमारी इस अदाकारा ने रोल अदा किया है। नाम है वंशिका शर्मा। वंशिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुभाषी के स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि पैडमैन में अक्षय कुमार और आलिया भट्ट, गंगूबाई, इन लोगों के साथ में काम करके आपको कैसा महसूस हुआ, कितना अच्छा अनुभव हुआ और क्या क्या नया सीखने को मिला इन लोगों से? पैडमैन मेरी पहली बॉलीवुड मूवी थी, तो डर तो था ही, क्योंकि इतने सारे कैमरे मुझे फेस करने थे फर्स्ट टाइम। इसके पहले जितनी भी शॉर्ट मूवीज़ की थी वो नॉर्मल एक ट्राइपॉड पे एक कैमरा रख के उस पर बनी हुई थी, नॉट ऑन अ वेरी बिग स्केल। पर पैडमैन के टाइम जब मैंने देखा पहली बार कि इतने सारे कैमरा है और मुझे उन सबको अकेले फेस करना है और करीब करीब 1500 लोगों की भीड़ जो मुझे देख रही होगी, तो मुझे उनके सामने कैसे रिएक्ट करना है, मुझे अपने डर को छुपाते हुए अपना जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसको कैसे फेस करना है, तो वो चीज़ मैंने वहाँ सीखी थी। एंड ऑफ कोर्स सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्षय सर थे, सोनम मैम थी और आर बाल्की सर जो डायरेक्टर थे। काफ़ी अलग अलग एंगल से मैंने देखा कि हर एक शॉट को अलग अलग एंगल से लिया जाता है, कैसे कोई कैरेक्टर को निभाया जाता है और कितनी उसमें मेहनत लग जाती। खैर मेरा तो बहुत छोटा सा उसमें था, पर फिर भी जितनी मेहनत उधर की थी उससे मुझे एक अंदाज़ा हो गया था कि अप्रॉक्सीमेट इतनी तो करनी होती। इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज में भी आपने कई एपिसोड किए हैं, तो क्या बचपन से ही ड्रामेबाज थे अपन तब जाके इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज में गए? कैसा अनुभव रहा इस रियलिटी शो? इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज का अनुभव तो काफ़ी अच्छा था और मेरे लिए काफ़ी सीखने वाला भी था। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल मैं बचपन से ही ड्रामेबाज हूँ। और मैं जब मम्मी बताती हैं कि जब तू छोटी सी थी, 3-4 महीने की, तो घर पे कोई मेहमान आते थे तो मुझे ना टेबल पे बिठा देते थे, कहते थे नाच के दिखाओ, और मैं ना अपनी कमर हिलाती थी। तो मैं मतलब हुई थी ड्रामेबाज। मैं हमेशा से एक बहुत ही, वो कहते हैं ना, जॉली काइंड ऑफ नेचर रहा है मेरा। और ड्रामेबाज के टाइम पे मैंने इंदौर से ऑडिशन दिया। पहले ऑडिशन में मैंने क्लियर किया, फिर पहली बार इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज के टाइम पे हम लोग दूसरे ऑडिशन के लिए बॉम्बे गए थे और वहाँ जाके मुझ में एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया था कि हो जाएंगे यार, आराम से बन जाएंगे, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाजी तो है। कॉन्फिडेंस की बहुत आवश्यकता भी होती है और बिना कॉन्फिडेंस के आप कैमरा फेस भी नहीं कर सकते। पर वही प्रॉब्लम हुई कि जब मैं पहली बार स्टूडियो राउंड में गई तो मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रही थी कि मुझे देखना क्या है, क्योंकि जजेस यहाँ बैठे हैं, मेन कैमरा यहाँ है, बाकी कैमरे इधर है। मैंने पहला सवाल जाके पूछा, सर मैं कौन से कैमरे में देखूँ सर? तो सर कहते बेटा आपको जिसमें देखना है आप देख लो। पर वहाँ जाके जब रिजल्ट्स आए स्टूडियो राउंड के, तो तब मुझे पता चला कि मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। तो जो मेरे अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस था वो एकदम टूट गया था, क्योंकि एक्टिंग में नॉट सिर्फ एक्टिंग, हर इंसान को कभी ना कभी फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं और वो मेरी लाइफ का पहला फेलियर था। पर जब मैं वहाँ से इंदौर जा रही थी तो मैंने बॉम्बे से कहा था कि मैं आऊँगी मैं फिर से आऊँगी और इस बार कुछ बड़ा करूँगी। और वहाँ से जो मेरा पहला फेलियर था, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने अपना 100% दिया और मैं काफ़ी हैप्पी थी उससे। तो फिर दोबारा मुंबई बड़ा करने के लिए कब गए? मतलब फिर क्या फिल्म मिली या रियलिटी शो मिला, एड फिल्म मिली, क्या मिला? दोबारा मैं बॉम्बे गई थी सिर्फ एक ऑडिशन देने, पर वो ऑडिशन मेरी लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट रहा था, क्योंकि उस ऑडिशन से मुझे संजय लीला भंसाली सर की मूवी में काम मिला और
साथ में मतलब बेसिकली मैं वहाँ, वैसे मैंने इंदौर से ऑडिशन दे चुकी थी मैं वैसे, पर मैं जब वहाँ गई लुक टेस्ट के लिए गई थी बेसिकली, तो वहाँ पर मैंने सोचा कि अब यहाँ आई गई हूँ तो एक आधा ऑडिशन और दे ही देती हूँ। तो वहाँ पर मैंने एक ऑडिशन और दे दिया, और जब मैं शाम को घर लौटी तब मुझे एक बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ मिली सितंबर 2019 में। और वो गुड न्यूज़ ये थी कि मुझे 2 फिल्मों के लिए एक साथ साइन किया था। एक थी संजय सर की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी, और साथ में एक सूरज में मंगल भारी जो कि अभिषेक सर ने डायरेक्ट की थी। तो दोनों फिल्मों में काफ़ी अच्छे रोल्स थे, और वो मैंने कहा था, मुझे वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री फील हुआ कि मैं कह के गई थी ना मैं आऊँगी, कुछ बड़ा करूँगी, और मैंने वो किया। उस वक्त वंशिका की उम्र क्या थी? उस वक्त वंशिका की उम्र थी 14। और किस क्लास में पढ़ाई करते थे? उस वक्त मैं 10th में थी। तो 10th तो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, और उस वक्त 2 फिल्में मिलना, बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करना, किस तरह से तालमेल बैठाते थे उस समय? स्कूल से सपोर्ट मिलता था? नहीं मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था, क्योंकि बोर्ड थी तो सीबीएसई का भी प्रेशर रहता है स्कूल्स के ऊपर भी, और स्कूल का प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, और बच्चों के ऊपर तो वैसे ही प्रेशर रहता है 10th बोर्ड का। तो बोर्ड मेरे लिए बहुत ट्रेजेडी वाली क्लास रही है, और मैं 10th तो कभी नहीं भूलना चाहती, बिकॉज 10th की जब स्टार्ट हुई थी तो मैंने अपनी मतलब जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे डांस क्लास, एक्टिंग क्लास, जिमनास्टिक्स, म्यूज़िक क्लास, जो भी मैं जितनी भी क्लासेस करती थी मैंने सब छोड़ दी कि नहीं 10th है, बोर्ड्स पे फोकस करना है, बिकॉज बोर्ड्स के उस पर आगे हमें सब कुछ पढ़ाई पे मिलता पूरा है, ध्यान था, पूरा ध्यान। फोकस था पूरा। हाँ, पर आपको पता है 10th में एक वो हो जाता है कि 10th है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो हमने जेन्युइनली मस्ती की 10th में। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं की, पर की पढ़ाई भी, पर हमने थोड़ी इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि साल के एंड में मुझे बुक देखने को भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि हाँ सितंबर में मुझे बोला कि लुक टेस्ट देने आओ। लुक टेस्ट देने गई मैं, वहाँ से जब बॉम्बे में ही मतलब बॉम्बे वाले जब घर पहुँची मैं, तो मुझे मूवीज़ मिल गई। मैं घर आई, मैंने सबको बताया, मैंने कहा मूवी मिल गई वगैरह वगैरह, सब खुश हुए। फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ है नहीं कुछ बड़ा मैं भूल रही हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ है अरे मेरी तो 10th बोर्ड है। मैंने कहा चलो देखते हैं, लेट्स गो विद द फ्लो। तो फ्लो के चक्कर में नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया। दिसंबर में मेरी प्री बोर्ड्स थी, तो प्री बोर्ड के टाइम पे ना मैंने ना एक्चुअली सेट पे से संजय सर के सेट पे से वहाँ की जो प्रोडक्शन की बॉटल्स होती है मैंने उसमें से एक ले ली। मैंने कहा अब चलेंगे अपन स्कूल में तो ऐसे मस्त दिखाएंगे फ्रेंड्स को, संजय लीला बंसाली प्रोडक्शंस की बॉटल। तो मैं एकदम तैयार होके और मैं स्कूल गई। मैंने कहा अब तो स्कूल आ गए, अब सबको जलाएंगे। मैं स्कूल जाते देखती हूँ पूरा स्कूल सुनसान सूना खाली एरिया, मेरे को लगा छुट्टी है। तो आई जस्ट वेंट टू द रिसेप्शन। मैं रिसेप्शन पे जाके मैम से पूछती हूँ मैम क्या हो रहा है, तो मैम ने कुछ रिप्लाई नहीं दी। मैम कहती मैंने कहा ठीक है चलो चुप हो जाती, कुछ फंक्शन हो रहा होगा। तो मैं फिर अपनी क्लासरूम में गई और मैं देखती हूँ बच्चों के क्लास के बाहर बैग रखे हुए, और मैंने झाँका तो मुझे पता चला, मतलब एक सेंस आया कि कुछ तो मेरे हाथ से छूट गया, कुछ तो जो मेरे को वो डर लगा ना, मैं पूरी अंदर से वो शुक। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी कोई टेस्ट होगा नॉर्मल स्कूल क्लास टेस्ट। फिर मैं जाती हूँ नीचे, मैंने कहा मैम प्लीज़ बताइए कि स्कूल में क्या चल रहा है। मैम कहती बेटा डोंट यू नो कि तुम्हारे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। मैंने कहा ओह शिट। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुकी है, मेरा मैथ्स का पेपर मैं प्री बोर्ड्स को ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ। अब मेरे पास ना बुक्स थी, मतलब बुक्स थी पर बुक्स का मुझे कुछ नहीं था, कोई आइडिया नहीं था अगला पेपर क्या है, टाइम टेबल मेरे पास नहीं था। मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया, मैं उसके घर गई, मैंने सब कुछ समझा। मतलब मम्मी ने घर पे, नानी मौसी वगैरह, पापा, हम सब लोगों ने ना, हम लोग लिटरली बैठ के मेरी लैब मैनुअल्स कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि हमें लैब कॉपी स्कूल में सबमिट करनी रहती है। तो वो तो था, 1 महीना हो गया, दिसंबर निकल गया। मेरा बोर्ड्स की जो एग्ज़ाम होती है उसका टाइम टेबल आ गया था। बोर्ड्स की एग्ज़ाम थी मेरी फरवरी में, जनवरी 24 से शायद स्टार्ट हुई थी, फेब तक मेरी एग्ज़ाम थी। मैंने कहा ठीक है आते जाते दे देंगे। 10th पास हुए कि नहीं? अरे सर 10th मैं बोलती हूँ 10th मेरे लिए बहुत ट्रेजेडी रही है, बिकॉज मैं ना
मैंने लिटरली ऐसे पेपर दिए कि मैं आज अगर बॉम्बे में हूँ तो कल मेरा मैथ्स का पेपर है, मैं आज रात को निकली हूँ यहाँ से, कल सुबह इंदौर पहुँची हूँ, मैं सोई भी नहीं, मैं घर गई, मैंने चेंज किए कपड़े और मैं बैग बस्ता उठाया और मैं मतलब बोर्ड्स एग्जाम देने गई हूँ। अच्छा, तालमेल बैठा के मतलब एक्टिंग भी संभाली, हाँ, कैमरा बहुत भी फेस संभालना किया, पड़ा। फिर पढ़ाई भी किया और एग्जाम मम्मी भी का ना दिया, स्टार्टिंग से और 10th रिजल्ट का भी था, बेहतर रहा। अंत भला तो सब भला, ऐसे सब कहते भला। हैं। एक्टिंग के अलावा और किन किन चीज़ों में रुचि है, मतलब? एक्टिंग के अलावा मुझे डांसिंग में है, सिंगिंग में है, और मुझे कुछ क्रिएटिव करने का काफ़ी मन होता है। मतलब मेरे पास अगर घर में कुछ फालतू सामान होगा ना, मैं उसको जोड़ जोड़ के मैं अपनी ईयरिंग्स बना लूँगी, मैं कभी क्या बना लूँगी। मुझे हर चीज़ क्रिएटिव करने का शौक है, पर बेसिकली अगर हम देखें जो मेन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो डांसिंग और सिंगिंग है। गाने लिखते भी हैं? गाने लिखती भी हूँ, गाने गाती भी हूँ, गाने बनाती भी हूँ। क्या बात है, कुछ सुना दे गाना अपना, कुछ जो बनाया हो अभी। सो हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपना ऑफिशियल जो पहला सॉन्ग है जो लिखा मैंने है, बेसिकली वो एक गाने का रिप्लाई वर्जन है, तो वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। चैनल का नाम वंशिका शर्मा ऑफिशियल है, और उस पर मैंने सॉन्ग अपलोड किया है याद तेरी, तो उसी की कुछ लाइंस मैं सुनाऊंगी। सो बेसिकली वो पंजाबी एक्सेंट का सॉन्ग है। मैं छड़ गई तेनू, तू रह गया कल्ला, जैसे उंगली से बिछड़ा ये चांदी का छल्ला, तेनू के पता किन्ना मरदे रहे, किन्ना जींदे रहे, याद तेरी आंदी रहे। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत Thank खूबसूरत। स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी जी हैं। सर। स्वच्छता के लिए या फिर इन मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनको प्रमोट करने के लिए कई एड फिल्म्स में भी काम किया। जी सर। स्वच्छता के प्रमोशन पे किस तरह का प्लानिंग लेके चलते थे? इंदौर से जब मुंबई जाते थे तो किस तरह से इंदौर को प्रमोट करते थे, या इंदौर का क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाते थे आप? सर सभी को, लाइक अब तो पूरे इंडिया को पता है, एंड आई थिंक बहुत जल्दी पूरे विश्व को पता होगा कि इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी। पता है। और और इंदौर के बारे में अगर सबसे ज़्यादा कुछ फेमस है तो वो है क्लीनलीनेस और यहाँ का खाना, और यहाँ के जो इतने हेल्पफुल नेचर के लोग हैं। तो मैं जब एड्स वगैरह करती थी, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह करती थी, तो मैं पहले स्टार्टिंग में सोचती थी कि ये तो छोटी मोटी शॉर्ट फिल्म्स है, योजनाएं हैं, और इनका क्या ही महत्व। पर महत्व मुझे तब पता चला इनका जब मुझे ऑफिशियली इंदौर में 26 जनवरी 2018 को मुझे सम्मानित किया गया और मुझे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मैंने जो किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जब मैं बॉम्बे जाती हूँ तो मैं एक अलग ही, ऐसा लगता है मैं वर्ल्ड में आ गई हूँ। लाइक बॉम्बे को कहते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स, तो ज़रूर वहाँ पे सबके सपने पूरे होते हैं। और पर प्रॉब्लम ये था कि जब मैं बॉम्बे गई थी तो मैं ऐसा सोच रही थी कि यहाँ पे ये डस्टबिन के अंदर क्यों नहीं है। मतलब बॉम्बे में इतनी कम जगह पड़ गई कि अब कचरा भी डस्टबिन के बाहर आने लगेगा, क्योंकि हमें पता है बॉम्बे में इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और लोग फ्लैट में रहते हैं, घर में काफ़ी कम लोग रहते हैं। स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर जब मुंबई में जाती है तो वहाँ इंदौर को लेके किस तरह की चर्चाएं होती है, किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, क्या रहता है इंदौर को लेके? तो मैं वैसे वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट तो सिर्फ सेट पे ही करती हूँ। तो सेट पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा कि तुम बॉम्बे की हो? मैंने कहा नहीं, आई एम फ्रॉम इंदौर। जब मैं इंदौर बोलती हूँ मुझे खुद एक प्राइड फील होता है कि आई एम फ्रॉम द इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी इंदौर। तो मुझे एक बहुत अच्छा फील होता है कि आई एम फ्रॉम इंदौर। और लोग पूछते हैं कि अच्छा वो मध्य प्रदेश के अंदर वो जो साफ़ सुथरा वाला वही ना, वही इंदौर? मैंने कहा हाँ वही इंदौर, कभी आना, मैं खाना खिलाऊंगी वहाँ का ज़रूर, बिकॉज बॉम्बे का खाना वहाँ का एक वो अलग ही हो जाता है। और इंदौर में जो टेस्ट होता है ना सराफा की गली, छप्पन सराफा, डेफिनेटली फूड का, पोहा जलेबी बहुत फेमस है। तो लोग ना बहुत सराहते हैं इंदौर को। और मतलब ऐसा मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा जो जिसने ये नहीं पूछा इंदौर कहाँ है, इंदौर क्या है। मैंने हमें नाम नहीं, हर व्यक्ति स्वच्छता के नाम पे हर व्यक्ति जानता है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ आज मूवी कर चुकी हैं, संजय लीला भंसाली, डायरेक्टर में सबसे बड़े
प्रोडक्शन का नाम है, जिनके साथ बड़े बड़े लोग काम करने की चाहत रखते हैं, उनके साथ काम करके कितना सीखने को मिला? किस तरह से आपको हैंडल करते थे, बाकी टीम को किस तरह से हैंडल करते थे, क्या क्या सीखने को मिला? सर मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था कि पैडमैन के टाइम पे मुझे पता चला कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है और इतनी करनी ही पड़ती है, इससे ज़्यादा तो इंसान क्या ही करेगा। पर जब मैं संजय सर के साथ काम कर रही, मैंने उनके साथ वर्क किया, तो मैंने तब ये रियलाइज़ किया, खुद से फील किया कि इंसान के कंफर्ट जोन के अंदर जो मेहनत होती है वो मेहनत होती है, लेकिन जब कंफर्ट जोन के बाहर निकल के कोई इंसान कुछ करता है ना, तो वो एक एक्टर कहलाता है। तो संजय सर का हमेशा से, जैसे सभी को पता है कि वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, कितनी ब्यूटीफुल उन्होंने मूवीज़ बनाई, कितने सुंदर शॉट्स लिए हैं। मैं पहले सोचती थी एक अच्छा सुंदर सा सेट होगा, बस ऐसे दीपिका पादुकोण को खड़ा किया, ये कैमरा लिया, ऐसे घुमाया और मूवी ख़त्म। पर जब मैंने खुद उनके साथ वर्क किया, आई वाज शॉक्ड कि मतलब कोई इंसान में इतना पेशेंस कैसे हो सकता है कि वो एक शॉट को 10 चीज़, मतलब जिस चीज़ पे नॉर्मल इंसान की नज़र नहीं जाएगी या नॉर्मल डायरेक्टर की नज़र नहीं जाएगी, उस चीज़ पे संजय सर की नज़र चली जाएगी। लाइक अगर वहाँ का विंटेज वाला पूरा फील है, विंटेज मतलब एरिया है और पुराने ज़माने का हम वो कर रहे हैं, तो उसमें ना एक भी तड़कता भड़कता हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे अब पूरा येलो येलो लाइट से पूरा है, तो येलो रेड, पेल येलो, पेल रेड, डल से कलर्स ऐसा, पर वहाँ ब्लू, पिंक, फ्लोरोसेंट ग्रीन, छोटी छोटी चीजों पे भी एकदम पूरा छोटी ध्यान छोटी लगता छोटी, है, चाहे एक्टिंग हो, चाहे मतलब सेट हो, मैंने लाइटिंग हो। सर मैं जेन्युइनली मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक आंसू भी गलत, क्योंकि आंसुओं पे किसी का बस नहीं होता है, किसी का, आप अगर सच में रो रहे हो या नहीं भी रो रहे हो, ग्लिसरीन भी डाला है, तो आंसुओं पे ना किसी का कंट्रोल नहीं होता है कि अब आंसू मेरे गिर जाएंगे तो इधर गिरने चाहिए। पर उनके साथ में ना आपको आंसुओं पे, पलक झपकाने पे, इवन हार्ट बीट तक पे आपको अपना कंट्रोल बनाना पड़ता है कि अगर ये यहाँ होना चाहिए तो ये यहीं होना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इधर कहीं हुआ तो आप ही को ऐसा फील होगा कि मैंने कुछ कम कर। गंगूबाई को लेकर किस तरह की क्यूरियोसिटी है, अब कब रिलीज होगी और किस तरह का रोल है गंगूबाई में आपका, किस तरह का किरदार है? तो जैसे कि सभी को पता है, गंगूबाई का धीरे धीरे डिले होती जा रही है। कोविड तो एक ऐसी सिचुएशन है जो कि पूरे वर्ल्ड को इसने हिला रखा है, एंड आई थिंक दैट जब फर्स्ट टाइम गंगूबाई का पोस्टर, जो मेन पोस्टर है आलिया मैम की, जो फर्स्ट लुक रिलीज़ हुआ था उसका, तो ऐसे कि वाओ, बस अब रिलीज़ हो जाना चाहिए, अब रिलीज़ हो जाना चाहिए। तो उसका पहला आई थिंक सितंबर 2020 का था, 2020 सितंबर में रिलीज़ होना चाहिए थी, पर नहीं हुई बिकॉज कोविड आ गया, थिएटर्स सारे बंद थे, तो नहीं की उन्होंने। लाइक OTT पे कर सकते थे, पर वो भी नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे OTT भी इतना फेमस नहीं था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, कोविड आया है तो थोड़ा लेट होगी, क्योंकि उस टाइम पे शूट भी कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट ट्रेलर तो रिलीज़ कर देंगे, ट्रेलर नहीं तो टीज़र रिलीज़ कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर आई थिंक फरवरी में संजय सर के फरवरी 2021 संजय सर के बर्थडे जब आता है, आई थिंक 26 को आता है उनका, सॉरी मुझे से डेट तो याद नहीं है, पर उधर पे जब टीज़र रिलीज़ किया था सर ने, तो उस पर डेट आई थी 30 जुलाई 2021। आई वाज लाइक वाओ, फाइनली फरवरी है, सिर्फ मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने तो वेट करना है, आ जाएगी। 4 महीने मेरे ऐसे कटे कि कुछ पोस्टर, कुछ टीज़र, कुछ तो उसके बारे में न्यूज़ रिलीज़ हो, क्योंकि मैं इतनी क्यूरियस थी 2 साल से। लेकिन इस बार फिर कोविड आ गया और जुलाई 30 को भी रिलीज़ नहीं हो पाई, पर होपफुली अब धीरे धीरे, क्योंकि चीज़ें खुल रही हैं, सिनेमास खुल रहे हैं, उम्मीद है अब कोविड से जल्दी बाहर रिलीज़ भी हो है जाए और जल्दी रिलीज़ होगी। कोविड काल में जब फिल्में बंद थी, बाकी सारी एक्टिंग के सारे संसाधन बंद थे, फिल्में बंद थी, थिएटर बंद थे, सभी कुछ लगभग एक तरह से बंद थे। एक कलाकार किस तरह से अपना समय बिताता था और वंशिका ने उसका सदुपयोग किस तरह से किया था उस दौरान लॉकडाउन? सर 2020 लॉकडाउन तो मेरा एकदम डरा हुआ निकला था, क्योंकि पहली बार कोविड आया था। पर जब घर में थी तो ऐसा था कि कुछ तो करते हैं, ऐसे खाली बैठ के क्या ही मिलेगा। तो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल
और मैंने चैनल बनाया, उस पर कुछ अपनी स्क्रिप्ट्स निकालने लगी, धीरे धीरे अपना वो करने लगी कि अब तो कुछ वो करना है, अब कुछ वो करना है। तो नई नई स्क्रिप्ट्स निकाली, नए नए कैरेक्टर्स ढूंढे, नई नई स्क्रिप्ट्स बनाई, यूट्यूब चैनल पे अपलोड की। पर फिर भी कुछ खाली लग रहा था, जैसे ये सब तो मीडिया की बात हो गई, घर में क्या करें। तो आई स्टार्टेड बेकिंग। मैं केक्स बेक करने लगी, मतलब मैंने धीरे धीरे शेफ़ वाले काम शुरू कर। मुझे ऐसा लगने लगा था मैं शेफ़ भी बन सकती हूँ यार। समय का सदुपयोग कहा जा सकता तो है। केक्स बनाए, काफ़ी सारी चीज़ें की, लाइक कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा। उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह लगातार बढ़ते रहे। वंशिका, आपने मृदुभाषी को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you इस so छोटी सी नन्ही सी कलाकार ने बहुत बड़ी बातें आज हम लोगों के साथ में शेयर भी की। आप लोगों को भी बताया कि छोटे छोटे स्टेप बढ़ते बढ़ते आप मुंबई की माया नगरी में भी एक बड़े रोल अदा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक बार फिर हम किसी एक नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। हमें इजाज़त दी है, तब तक के लिए नमस्कार।